जैसे ही हो गया आपका आधे घंटे हो गया, 12 पेज तैयार हो गया, उससे भी मेरे ख्याल से कम ही टाइम में होगा, % फायदा होगा। 5-6 घंटे की पढ़ाई आप 1 घंटे में। और जब आपकी ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप शंकर प्रसाद जी आप हैं, अच्छा आपने तो बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं, अच्छा मैं नहीं तो क्या तुम कर पाओगे, मैं करके भी दिखाऊंगा। अभी तुम देखना कि मैं आधे घंटे में क्या क्या कर लेता हूँ, 1 घंटे की तो बात ही छोड़ो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो किस टॉपिक पे है आप लोग समझ ही रहे होंगे थंबनेल देख के, और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था आप लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा आप लोग की यही प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं मिल पाता है, चाहते हुए भी आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उस जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई करना है, यहाँ तक कि उनको बना बनाया खाना भी मिलता है, तो वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा समय दे पाते होंगे। लेकिन हम लोग जैसे जिम्मेदार लोग हैं, मेरे भाई हैं या बहन है, तो उनको ये सारे काम करते हुए ही उसी में टाइम निकालना है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमें स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, और 5-6 घंटे की पढ़ाई, ठीक है, हम 1 घंटे में कैसे निपटा ले। यानी कि अगर हम उस व्यक्ति को टक्कर देते हैं जो दिन भर पढ़ाई कर रहा है, तो उसको टक्कर तो देना ही है, क्योंकि कंपटीशन में वो भी बैठेगा। तो अगर उसको टक्कर देना है तो हमें यानी कि क्या करना पड़ेगा, वो जो 5-6 घंटे में पढ़ता है, 4-5 घंटे में पढ़ता है, उसको हमें 1 घंटे में निपटा लेना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब कि जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को हम जल्दी से जल्दी कैसे कवर करें, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो ला सकूं जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको जान लेनी है। और वो बेसिक चीज़ें ये हैं कि आपको कुछ चीज़ें मतलब करना ही करना है, रोज करना है, ठीक है। जैसे क्या कहना है कि ये चीज़ कि आपको ऐसा काम करना है कि आप बीमार ना पड़े, ठीक है, जानबूझ के बीमार ना पड़े। भाई अगर हमें कोई ऐसी बीमारी है जिसकी दवा चले तो उसके लिए तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें कि हम जानबूझ के बीमार पड़े। कहने का मतलब कि उल्टी सीधी चीज़ें बाहर की ना खाएं, ऐसा कुछ ना करें कि हम जानबूझ के, जैसे ठंडा पानी हुआ, चाहे बहुत हुआ, कि अगर हमें फीवर भी हो जाएगा ना, तो या सिर ही दर्द करेगा तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो अब हमको इस चीज़ से बच के रहना, अपने स्वास्थ्य को सही करके रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हमें बहुत ज्यादा ओवर ईट नहीं करना है, मतलब हद से ज्यादा नहीं खाना है। जितनी भूख रहे उसे थोड़ा कम ही खाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा जब हम खा लेते हैं ना तो नींद बहुत आती है। ये आप लोग भी माइंड किए होंगे। और जब जब ज्यादा खा लेंगे तो हमारी सारी शरीर की एनर्जी ना उसी को खाने को पचाने में लग जाती है, और हम बहुत ज्यादा थकान महसूस करेंगे, आलस लगेगा, नींद आएगी तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो इससे जितनी भूख रहे उसे थोड़ा कम ही खाइए, ठीक। और एक चीज ये कि नींद भी लेना है आपको। अब आप कहेंगे दीदी नींद के तो आप मना करती हैं, लेकिन नींद ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको 8 घंटे 9 घंटे सोना है, उतना ही सोइए, 5 घंटे 6 घंटे इतना ही सोइए, 4 घंटे जितना भी आपसे मतलब हो सकता है। लेकिन उसमें आपको नींद कैसे पूरी करनी, मान लीजिए आप कहीं वर्क से आ रहे हैं, या मेरी बहनें हैं काम करके थकी हैं अभी, तो आप क्या करिए कि उस समय थोड़ा सा रेस्ट जरूर, 10-15 मिनट का, 20 मिनट का आप अलार्म सेट करिए, टाइम देखिए, अलार्म सेट करिए, सो जाइए और तुरंत सो जाइए। सोते समय बिल्कुल भी इधर उधर की बातें मत सोचिए, नहीं तो नींद फिर आती नहीं है ना, आपका बिस्तर पर जाने के बाद भी टाइम वेस्ट होता है। तुरंत आंख बंद करके सो जाइए, क्योंकि आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे इसके बाद पढ़ाई करनी है। और जैसे ही अलार्म बजे, आपका टाइम ओवर हो जाए, आप तुरंत उठिए, मुंह धोइए, एकदम आप फ्रेश महसूस करेंगे। आप कहीं से मान लीजिए, ये तो कहीं से आने की बात हो गई, मान लीजिए पढ़ाई करते करते भी आपको बड़ी तेज नींद आती है और किताब के अक्षर यहाँ तक कि डबल डबल दिखाई देने लगते हैं, लगता है कि मन करता है तुरंत वहीं पे लुढ़क जाए, यही मन करता है। तो यही करने की जरूरत भी है। तुरंत अपनी कॉपी किताब जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही बंद करिए, अगर मोबाइल चल रहा है तो उसको पॉज करिए और तुरंत मोबाइल अपना लीजिए और उसमें अलार्म सेट करिए। अब अलार्म सेट करने में आधी नींद आपकी भाग जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी ना, तो आप 10 मिनट का अलार्म सेट करिए, वहीं पे तुरंत ऐसे ही जैसे हैं वैसे ही बैठे बैठे लुढ़क जाइए, तुरंत सो जाइए, ठीक है, कुछ मत सोचिए। जैसे ही 10 मिनट में अलार्म बजेगा तुरंत आप उठ जाइए, मुंह धोइए, फ्रेश हो जाइए, और आप देखेंगे कि मतलब आपकी नींद भी पूरी हो गई, आपका काम भी हो गया और आप आसानी से पढ़ भी पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ टिप्स थे जो आपको रोज करने हैं, पढ़ने से पहले रोज करने हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे कि हम लोग 4-5 घंटे की पढ़ाई मतलब 1 घंटे में कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या करना है कि एकांत जगह पे चले जाना है, जहाँ पे ज्यादा हल्ला गुल्ला ना हो, ठीक है। अपने मतलब जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहीं पे आप बैठ सकते हैं, ठीक है। और ऐसी जगह पे बैठिए कि जहाँ पे घड़ी हो, है ना, जहाँ भी बैठिए, जिस कमरे में बैठिए वहाँ पे घड़ी आपके आगे पीछे मतलब उस कमरे में होनी चाहिए। और आप टाइम देखिए, मान लीजिए आप शाम के 5 बजे से बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपको 5 से 6 के बीच में, 1 घंटे के बीच में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ लेनी है, ठीक है। तो घड़ी आपके मतलब होनी चाहिए कि आप टाइम समय समय से देख सकें, ठीक है।
और ये मान लीजिए आपने पढ़ाई करने के लिए सोचा कि 1 घंटे मुझे पढ़ना। अब ये सोचिए कि आपको 1 घंटे में कितनी चीजें निपटानी है ना। पहले हिसाब लगा लीजिए कि 1 घंटे में आपको ज्यादा से ज्यादा कितनी चीजें आपको निपटा लेनी है, कितनी चीजें तैयार कर लेनी है। तो अब मिनट का हम हिसाब लेंगे। अब आप मिनट का हिसाब लेंगे इस तरह से कि आप सोचिए कि आपको 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में आप जो है 2 पन्ना पढ़िए। पन्ना मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 पेज हो जाएगा, एक पन्ना में 2 पेज, ठीक है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि आप मतलब 10 मिनट में 2 पन्ना यानी कि 4 पेज पढ़िए, ठीक है। आराम से हो जाएगा, मेरे ख्याल से उससे पहले ही हो जाएगा। और पढ़ने का मतलब बस रीड नहीं करना है, उसको अच्छे से तैयार भी करना है 10 मिनट में, ठीक है। ऐसा आप मतलब अपना टारगेट बनाइए कि 10 मिनट में मुझे 2 पन्ना या 4 पेज मतलब तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि शुरू करते हैं पढ़ाई करना। शुरू करने से पहले अब कुछ चीजें आपको महसूस करने वाली बात है, फील करने वाली बात है, और ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप करेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आप थोड़ी सी लंबी सांस भरिए, आंख बंद करिए और सोचिए अपने मन में कि मैं कर सकता हूं, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। 10 मिनट में 4 क्या, मैं पता नहीं कितना पेज, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत शक्ति है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। एकदम अपने मन में, एकदम गहराई से, अपनी आत्मा से, मतलब ये चीज आवाज अपने दिल से निकालिए। सोचिए इस चीज को कि मैं कर सकता हूं, बिल्कुल 10 मिनट तो कुछ नहीं है, कर सकता हूं। आपने एक मतलब आपके अंदर एक ऊर्जा सा, मतलब ऊर्जा प्रवाहित होगी आपके शरीर में, ये महसूस करने वाली बात है, करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप फिर तुरंत कल्पना करिए कि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ बैठे हो पढ़ने के लिए, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठ के कह रहा है कि अरे यार तुम पढ़ पाओगे, तुम 1 घंटे में पढ़ाई कर पाओगे। तो आप उससे कहिए कि अरे नहीं तो क्या तुम कर पाओगे। ये सब करना बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें मैं करती थी। आपको लगेगा कि दूसरे लोग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें करिए, आपको बिल्कुल लगेगा कि ये क्या पागलपन है, ये कैसी अनर्गल बातें हैं, लेकिन आप करके देखिए। आप सोचिए कि कोई सामने से बैठ के आपको चैलेंज दे रहा है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। आप सोचिए कि मैं नहीं तो क्या तुम कर पाओगे, मैं करके भी दिखाऊंगा। अभी तुम देखना कि मैं आधे घंटे में क्या क्या कर लेता हूँ, 1 घंटे की तो बात ही छोड़ो। तुरंत आप सोचिए कि आपको कोई चैलेंज दे रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, बस आपने सोच लिया कि अब तो मुझे करके दिखाना है, क्योंकि वो कह रहा है कि नहीं कर पाओगे। शुरू कर दिया पढ़ना, ठीक है। अब आप पढ़ना शुरू कर दिए, एकांत में बैठे हैं, मन से एकदम पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए। ऐसा जोर जोर से पढ़िए कि आपकी आवाज आपको सुनाई दे। बाकी लोग सुन रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, क्या लोग कहेंगे कोई मतलब मत रखिए। क्या बिल्कुल मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, कैसे पढ़ रहा है। अगर भाई घर का माहौल ऐसा, कहीं भी चले जाइए जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। जोर जोर से पढ़िए और टाइम को देखते रहिए कि आपने शुरू किया, 10 मिनट के अंदर आपको 4 पेज मतलब अच्छे से पढ़ लेना है। लिंक बना के, है ना, जैसे मतलब एक दूसरे से रिलेट कर करके, जैसे पढ़ते हैं ना कि बस ऊपर ऊपर पढ़ लिया, एकदम माइंड के ऊपर ऊपर से जा रहा है और कुछ गहराई में नहीं। अच्छे से समझ के पढ़िए, ठीक है। और जैसे मान लीजिए पढ़ रहे हैं ना, तो मान लीजिए टॉपिक आ गया जयशंकर प्रसाद का, मान लीजिए नाटक आपने जयशंकर प्रसाद का शुरू किया, मान लीजिए उसमें बीच में आ गया, अब कोई भी आ सकता है, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो आ गया तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही मतलब इशारे कर करके, एक्टिंग कर करके, हाथ से भी, मतलब आप एक मतलब पागलपन की जो हद होती है ना, उस तरह से पढ़िए। बिल्कुल मत सोचिए कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, क्योंकि आपको 10 मिनट में 4 पेज तैयार करना है। आप सोचिए हमारे जयशंकर प्रसाद को आप पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए कि ओहो जयशंकर प्रसाद जी आप हैं, अच्छा आपने तो बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं। अच्छा कौन कौन सा नाटक है आपका, ओहो ये नाटक है आपका, बड़े अच्छे अच्छे नाटक है भाई, इसमें क्या है, ओहो इसीलिए आपका इतना नाम है। बात करिए जयशंकर प्रसाद जी से, ठीक है। मतलब काल्पनिक चीजें हैं, आपको कल्पना की दुनिया में जाना पड़ेगा। मेरी कमजोरी क्या थी, आप तो जानते ही हैं कि मैं बहुत कल्पना करती थी, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना, बहुत कल्पनाशील थी। बस मैंने क्या किया कि उसी कल्पना को मैंने सीढ़ी बना लिया और उसी कल्पना के सहारे, भाई मुझे कल्पना करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम हर चीज को मैं इमेजिन कर लेती हूँ तुरंत। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बस आप लोगों को मतलब कोई बताने वाला नहीं है। उसी को मैंने सीढ़ी बनाया, उसी सीढ़ी के सहारे मैं चढ़ गई, अपनी मंजिल तक पहुंच गई। तो आप लोग भी ऐसा करिए, बिल्कुल मतलब शर्म लिहाज सब छोड़ दीजिए। आपको याद करने से मतलब है, किसी भी तरीके से याद करिए, कोई कुछ भी कहे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे तो जहां 4 पेज हुआ, टाइम देखिए, आप देखेंगे ना कि 10 मिनट से पहले ही आपका हो गया, ठीक है। खूब खुश हो जाइए, अरे वाह 10 मिनट में मैंने कर लिया। तुरंत करिए अच्छा अब नेक्स्ट शुरू करना है, नेक्स्ट 4 पेज का टाइम आ गया, तुरंत शुरू करिए, 10 मिनट में 4 पेज और, 10 मिनट में 4 पेज और। आधे घंटे तक आप देखेंगे तो आपको कितने पेज याद आएंगे, 4 4 8 4 12 पेज आपको याद हो जाते हैं, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लेते हैं आप इस तरह से। और 12 पेज कम नहीं होता है, वैसे आप देखेंगे ना पन्ना पलटेंगे, अरे यार 12 पेज नहीं होगा मुझसे, लेकिन आप इस तरह से और देखिए कि वो व्यक्ति बैठ के आपको देख रहा है कि अरे तुम कर नहीं पाओगे, चैलेंज दे रहा है, ठीक है। जैसे ही हो गया आपका आधे घंटे हो गया, 12 पेज तैयार हो गया, उससे भी मेरे ख्याल से कम ही टाइम में हो सकता है या ज्यादा भी लग जाएगा 2-4 मिनट, तो कोई बात नहीं, इसके लिए बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चलता है, ये तो मैं अपना तरीका बता रही हूँ। उसके बाद खड़े हो जाइए,
खुश हो जाइए, थोड़ा उछल कूद ले लीजिए और कहीं अपने अपने आप को कहिए अरे वाह मैंने तो तैयार कर लिया। फिर उस व्यक्ति से देखा तुमने कि मैंने कैसे तैयार कर लिया, अरे खुश हो जाइए कि मैंने किया। अगर आपको कहीं से डाउट भी है ना कि अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहे, तब भी अपने मन को, क्योंकि हमारा मन बच्चे की तरह है। आप एक बच्चे से ना प्यार से कुछ भी कह के करवाएंगे वो कर लेगा, लेकिन उसको डांट डपट के करवाएंगे वो नहीं करेगा, उसको होपलेस करेंगे वो नहीं करेगा। तो अपने मन से कहिए अरे वाह मतलब मैंने तो कर लिया, मुझे तो याद हो गया। नहीं भी थोड़ा बहुत डाउट है तब भी उसके बाद उठिए, थोड़ा सा अगर आपको लगता है थोड़ा सा फ्रेश एयर में चले जाइए, पानी नहीं पीजिए। हालांकि मैं तो अपने पानी का बॉटल जो है साथ में लेके बैठी रहती थी, क्योंकि मैं जोर जोर से पढ़ती थी, मेरा गला सूखता था, मैं तुरंत पीती रहती थी, उठना ना पड़े मुझे, ताकि गिलास में पानी निकालें तो पिए तो टाइम लगे, तो मैं लेके बैठी रहती थी बॉटल अपना। लेकिन बैठे बैठे मैं बिस्तर पर बैठ के पढ़ती थी, मेरे पास कोई स्टडी टेबल या स्टडी रूम नहीं था, पैर में झुंझुनी पकड़ लेता था। झुंझुनी आप लोग समझ सकते हैं ना, पैर में जो झंझनाता है। तो मैं खड़े होकर ना 1 घंटे तक मैं चल ही नहीं पाती थी, बड़ी देर तक ऐसे खड़ी रहती थी एक स्टैचू बन के। तो धीरे धीरे मतलब वो सही होता है। ये सब चीजें करते करते ना 5 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, आधे घंटे के बाद वो सारी चीजें जो आपने तैयार की थी उसी जोश के साथ, और उस व्यक्ति से कहिए कि देखा मैंने याद कर लिया। तो वो व्यक्ति क्या कहेगा आपसे, अच्छा याद किए हो ना, अभी देखना तुमको भूल जाएगा, तुम क्या जानते हो याद रहेगा तुमको। तो आप कहिए कि मुझे भूलेगा, अभी देखना तुम मैं कैसे रिवाइज करता हूँ। इस तरह से कल्पना करके इमेजिन करिए कोई बैठ के आपको चैलेंज दे रहा है, तुरंत उसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए जो आपने शुरू से वो पेज शुरू किया था। अब आधे घंटे में आपको वो 12 पेज फिर से रिवाइज कर लेना, उसी जोश से, उसी मन से, उसी ऊर्जा से, ठीक है। 1 घंटे में आपने 12 पेज तैयार कर लिया, छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, थोड़ा सा टहल लो लीजिए, कुछ काम है 5-10 मिनट का, 15 मिनट का कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है पढ़ने का तो बैठ जाइए, थोड़ा सा इससे हट के प्रैक्टिस सेट हल करिए या कुछ चीजें और कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में चलना चाहिए रह रह के, अच्छा मैंने अभी ये पढ़ा था। और आप करें या ना करें, आपका माइंड जो है ना वो क्या करेगा, उस चीज को रिवाइंड करता रहेगा, आपके दिमाग में खुद उसको भेजता रहेगा, एक कहते हैं ना सूचना भेजता है, वो खुद रिवीजन करता रहेगा आपका माइंड। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि अरे यार क्या पढ़े थे वहां पे, क्या था भूले, तुरंत जो भी काम करना वहीं पे बंद करिए, तुरंत किताब खोलिए, तुरंत निकले, अच्छा हाँ ये था, मतलब एकदम लगे रहिए। जैसे कहते हैं ना गुड़ के साथ चीटा, मैंने इसके पहले भी बताया था। रबड़ को जितना खींचे रहेंगे खींचा रहेगा, जैसे छोड़ेंगे ना भूल जाता है। तो अपना दिमाग भी वैसे ही है, लगे रहिए। आपने 12 पेज पढ़ लिया, उसके अलावा कुछ और भी चीजें पढ़ ली, ठीक है। और दूसरे दिन सुबह उठिए तो ये जो 12 पेज थे उसको एक बार बस झटके से, अच्छे मन से, जोर जोर से, वैसे ही जब भी पढ़िए जैसे पागलपन के साथ पढ़िए, ठीक है। उसको घुस जाइए उसी में, कैरेक्टर में रिवाइज कर लीजिए, और 2-4 बार ऐसे ही कर लीजिए। मन में चलना चाहिए, जैसे ही लगे भूल रहा है तुरंत किताब खोल के देखिए। यही तरीका है, यही स्मार्ट वर्क है। थोड़ा अपना भी दिमाग यूज करिए, ये तो मेरा तरीका था। और बहुत इससे अगर ऐसे भी आप करेंगे तब भी आपको फायदा होगा। अगर आप थोड़ा सा इसमें चेंज भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 100% फायदा होगा। 5-6 घंटे की पढ़ाई आप 1 घंटे में, और जब आपकी ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप देखेंगे ना कि आप मतलब 10-10 मिनट में कितना याद कर ले रहे हैं, 5 मिनट में कितना याद कर ले रहे हैं। और ऐसे ही लोगों को कहने दीजिए कि टाइम नहीं है, थक जाते हैं, आप स्मार्ट वर्क करेंगे। आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा कि वो रात भर में पूरी बुक पढ़ लेते थे और लाइब्रेरी से निकालते थे, दूसरे दिन लाइब्रेरी में वो वापस भी कर देते थे उस बुक को। और उनसे कोई पूछता था तो वो पेज नंबर के साथ बताते थे। तो सोचिए ऐसा कैसे, ये सब अभ्यास पे होता है। अपने दिमाग को आप जितना डेवलप करेंगे उतना दिमाग हमारा बढ़ेगा और उतनी चीजों को ग्रहण करेगा। आप कर सकते हैं। हमेशा अपने मन को यही सूचना दीजिए, यही संदेश दीजिए कि मैं कर सकता हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो इसी जोश के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल भी होगा, 100% याद होगा। 5-6 घंटे क्या कहते हैं, उससे भी ज्यादा 10-10 घंटे की पढ़ाई आप 1 घंटे 2 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ कर सकते हैं आप, बस करके देखिए। तो पहले घबराइए मत कि नहीं होगा, दूसरों को छोड़ दीजिए, आप अपना करके देखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो अपने कमेंट में बताइएगा और मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी या कमेंट के माध्यम से आपको उसका जवाब दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे कहानी, ठीक है। और कहानी में आगे आपको दिख रहा होगा कि हैं गोविंद मिश्र। अब गोविंद मिश्र हम पढ़ेंगे तो गोविंद मिश्र से पहले बात तो हम कल्पना करेंगे कृष्ण भगवान का। गोविंद नाम से हम कल्पना कर लेंगे कृष्ण भगवान का। अब कृष्ण भगवान के बारे में आप सारी चीजें, उनकी कहानी आप जानते हैं, आपकी आंख के सामने आ गया होगा, कल्पना करिए। और जैसे आप जानते हैं कि उनके 2 माता पिता एक तरह से कहा जाए तो थे। तो यहाँ पे देखिए तुरंत आ गया कि नए पुराने माँ बाप, है ना। गोविंद मिश्र के नए पुराने माँ बाप थे जो कहाँ रहते थे, अंतःपुर में रहते थे। अब ये थोड़ा देखिए, जहाँ यशोदा के वहाँ कृष्ण की बाल लीलाएं होती थी,
तो वहाँ के गांव का सीन कैसा था आप देखे होंगे टीवी वगैरह में। तो पूरा हंसी खेल का माहौल रहता था, गोपियाँ थी, गाय चराने जाते थे, बदमाशियाँ करते थे, यहाँ पर राक्षस उक्षस भी आते थे, ये सब था ना। बस उसी पे ये पूरा आधारित हो जाएगा हम लोग का, ये पूरी रचनाएं बन जाएंगी, ठीक है। तो गोविंद मिश्र के नए पुराने माँ बाप थे जो अंतःपुर में रहते थे और वहाँ पर रगड़ खाती आत्माएं थी, ठीक है ना। वहाँ पे क्या थी, रगड़ खाती आत्माएं थी, मतलब सब लोग बहुत दुखी थे, तब भी सब लोग क्या थे, धांसू रहते थे। वहाँ पर रगड़ खाती आत्माएं थी, तब भी सब लोग कैसे रहते थे, धांसू एकदम रहते थे। और वहाँ का अपाहिज भी जो था कृष्ण भगवान के वहाँ, गोविंद के वहाँ का अपाहिज भी जो था वो खुद के खिलाफ खाक इतिहास रचता था। वहाँ का अपाहिज भी मतलब इतना स्ट्रांग था, तो अब कि खुद के खिलाफ खाक इतिहास रचता था। और पगला बाबा, वहीं पे एक पगला बाबा भी बैठा रहता था, तो वो भी अच्छे अच्छे प्रश्न करता था, कहता था आसमान कितना नीला है, ऐसी ऐसी बातें, मतलब सब लोग मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे एक तरह से, आसमान कितना नीला है ऐसी बात करता था। और हवाबाज था वहीं पे, वो कह रहा है मुझे बाहर निकालो। हवाबाज कौन था भाई, मायावी राक्षस था जिसको कंस ने भेजा था मारने के लिए कृष्ण को, तो उसको भगवान ने कैद करके रख लिया था। तो हवाबाज कहता है कि मुझे बाहर निकालो, ठीक। तो इस तरह से हमारी एक एक कहानी बन गई और याद भी हो गया रचनाएं। देखिए 11 रचनाएं याद हुई आपको, 1 से लेके 11 फटाक से, मतलब आपको मिनट भी नहीं लगे। तो इस तरह से करेंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के याद हो जाएगा। अब देखिए महीप सिंह, और देखिए ये सौस्ती पांडे की किताब है, आप लोग से मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आपके लिए यूज़फुल है, सहायक पुस्तक के रूप में है। इसके साथ और भी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा आपको, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें जितना भी है कम से कम आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, एक भी चीज़ छोड़िए मत, सब अच्छे से तैयार करिए, ठीक। महीप सिंह, अब महीप सिंह मतलब राजा, कहीं के राजा समझिए। महीप सिंह कहीं के राजा थे, वो सुबह सुबह टहलने निकले थे। तो जब सुबह सुबह टहलने निकले थे अपने बगीचे में, तो वहाँ पे सुबह के फूल देखे वो, तो देखे वहीं पे उजाले के उल्लू बैठे हुए हैं, ठीक है। उजाले का उल्लू वहीं पे बैठा हुआ था, उजाले के उल्लू मतलब एक उल्लू था, लेकिन उजाले के उल्लू बैठे थे। तो उसका वो अपने सैनिकों से कहते हैं घिराव करो, उसका क्या कर देते हैं, घिराव करवा देते हैं। तो सब पकड़ लेते हैं उसको। अब उस उल्लू से लगते हैं प्रश्न पूछने, उसका घिराव करके पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कुछ और कितना है, कितने संबंध है तुम्हारे, मतलब तुम्हारे कितने संबंध है, घर में तुम्हारे कितने लोग हैं, तो तुम्हारे घर में कुछ और कितना है, कितने संबंध है, और बताओ दिल्ली कहाँ है। ये सारे प्रश्न उस उल्लू से, उजाले के उल्लू से करते हैं। कौन, महीप सिंह। आगे देखिए हृदयेश, तो हृदयेश जो है हृदय से संबंधित भाई, बहुत ये जो ना हृदय से बातें करते हैं, हृदयेश ना हमेशा हृदय से बातें करते हैं और कह रहे हैं हृदय से हमेशा, मतलब हमेशा मन से बात करते हैं। कह रहे हैं कि अंधेरी गली का रास्ता जो है ना, इसका इतिहास बड़ा लंबा है। अब कल्पना करिए कोई गली बड़ी अंधेरी सी है, लेकिन उसका इतिहास, बड़े बड़े कांड वहाँ पर हुए होंगे या कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसका इतिहास एक बन गया है। तो हृदयेश बड़े हृदय से बताते हैं, कहते हैं कि अंधेरी गली का जो रास्ता है वो उसके इतिहास मतलब बहुत ज़्यादा हैं, उसके इतिहास बहुत बड़े बड़े हैं। और क्योंकि, तो सब लोग पूछते हैं क्या है भाई उसका इतिहास बताओ, तो कहते हैं कि क्योंकि वहाँ पर उत्तराधिकारी ना अमर कथा लिखा था बैठ के, उत्तराधिकारी जो था वो बैठ के अमर कथा लिखा था। और वहाँ के नागरिक जो थे, अंधेरी गली का रास्ता जो था, वहाँ के नागरिक जो थे वो रामलीला देखने जाते हैं, है ना, जहाँ पर उनका बहुत सम्मान किया जाता है। और सन 1920 में, ये तो सब लोग पूछते हैं कब की बात है ये, तो सब कहते हैं सन 1920 की बात है। तो सब लोग कहते कहाँ पे ये हुआ था, तो कहते अरे उसी जंगल समय में हुआ था, सन 1920 में, उस अंधेरी गली का रास्ता जो है, ठीक। तो इस तरह से कल्पना करिए। आगे देखिए महेश्वर के संबंध में तुरंत आप महेश्वर देख लीजिए, शंकर भगवान आपके दिमाग में आ जाए, है ना। आप जानते ही हैं कि भाई महेश्वर का स्पर्श अगर हो जाए किसी को, तो वो व्यक्ति कितना लंगड़ा, रूड़ा, लूला या कुछ कोई भी दिक्कत हो तो वो सब ठीक हो जाता है। तो महेश्वर का स्पर्श जैसे भी होगा तो हर व्यक्ति का इलाज हो जाता है, कोई कितना भी मतलब बीमारी रहे उसको, महेश्वर भगवान अगर शंकर भगवान महेश्वर अगर किसी को स्पर्श कर लेते हैं तो सबका इलाज हो जाता है। और इलाज कैसे, जैसे डीपी सिंह की डिस्पेंसरी में इलाज होता है ना, डीपी सिंह एक थे, डिस्पेंसरी थी उनकी, जैसे वहां पे इलाज होता है वैसे ही महेश्वर अगर स्पर्श करने तो सबका इलाज हो जाता है। और लेकिन वहां पे एक चीज और था कि वहाँ पे डीपी सिंह की डिस्पेंसरी में जैसा इलाज होता है वैसे तो महेश्वर ने स्पर्श से इलाज कर दिया। तो डीपी सिंह की डिस्पेंसरी में मास्टर सेवाराम का सपना एक था, है ना, मास्टर सेवाराम थे, वहीं बैठे रहते थे डीपी सिंह की डिस्पेंसरी में। तो वो सपना उनका क्या था, मास्टर सेवाराम का सपना क्या था कि भाई वो उस हंसने वाली औरत से मिलना चाहते थे। उनकी डिस्पेंसरी में कोई कभी औरत आई होगी जो बहुत हंसती रही होगी, तो मास्टर सेवाराम का सपना क्या था कि उस हंसने वाली औरत से वो मिलना चाहते हैं। कहाँ पे, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी में। और डीपी सिंह के स्पर्श में जैसा इलाज होता है वैसा कि कौन इलाज कर देता है, महेश्वर के स्पर्श से वैसा इलाज हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से हमारी ये कहानी बन गई। आगे देखिए
अब कामतानाथ समझिए कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं, कोई ऋषि मुनि है, मतलब संत हैं, इस तरह समझिए कामतानाथ नाम से लग रहा है ना। तो आप कल्पना करिए कि कामतानाथ जो है ना वो छुट्टियां मनाते हैं तीसरी सांस तक। भाई जिंदा दिल आदमी है, वो कितने भी बूढ़े हो गए हैं, इनकी तीसरी सांस मतलब चल रही है, लेकिन तब भी वो छुट्टियां मना रहे हैं तीसरी सांस तक, ठीक है। और कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, अपने आप से कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। और वो तो शिकस्त देते हैं, रिश्ते नाते को भी शिकस्त देते हैं, इस उम्र में भी वो शिकस्त देते हैं किसको, रिश्ते नाते को। आगे देखिए विवेकी राय। तो विवेकी राय को बहुत विवेक था, बहुत ज्ञान था, विवेकी राय को बहुत विवेक था। तो ये बहुत अपने विवेक से ये देखे, क्या देखे कि नई कोयल जो है ना गूंगा जहाज में बैठी हुई है। मतलब गूंगा जहाज, कल्पना करिए समुद्र है, खूब बड़ी सी जहाज है, तो जहाज में आवाज होती है ना पानी होने की, तो ऐसा जहाज था बिल्कुल आवाज नहीं होती, गूंगा जहाज था। तो उसी पे क्या बैठी है, नई कोयल बैठी है। और कल्पना कौन कर रहा है, विवेकी राय। बहुत विवेक था इनके अंदर, अपने विवेक की दृष्टि से ये देख लेते थे। तो नई कोयल बैठी है गूंगा जहाज पे, और वहीं पे बेटे की बिक्री हो रही है। भाई देखिए समुद्र में जो जहाज होता है आयात निर्यात का काम होता है, काम बिक्री होती है ना सामानों की, माल और बेचते हैं लोग, तो बेटे की बिक्री वहां पे होती है कालातीत में, ठीक है। दो दो का पेयर बनाइए, नई कोयल बैठी है गूंगा जहाज पे और बेटे की बिक्री होती है कालातीत में। और चित्रकूट के घाट पर क्या लगा है, सर्कस लगा है। विवेकी राय मतलब विवेक से ही सब देख लेते हैं बैठे बैठे, इतना इनको विवेक है। अब देखिए संजीव तो संजीव से कल्पना करिए संजीवनी बूटी। तो संजीवनी बूटी आप जान ही रहे हैं कि भाई इसकी क्या कहानी है। अरे हनुमान जी लेके आए थे जब लक्ष्मण को तीर लग गया था, है ना। और तो संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। तो अब आप ये भी जाने होंगे कि आज जो ला रहे थे वो पहाड़ उठा के संजीवनी मतलब बूटी के लिए, तो पूरा कितने रास्ते में व्यवधान आए थे कितने सारे राक्षस और बाकी चीजें, भूत प्रेत सब रास्ता रोक रहे थे कि जा ना पाए, ला ना पाए, है ना। तो ये सारी चीजें कहानी आप जान के अब उसी बनाना है हमको। तो संजीवनी, तो संजीव का या संजीवनी का जो सफरनामा था ना, वो भूमिका तथा अन्य कहानियां थी, है ना। भूमिका तथा अन्य कहानियां थी। संजीव संजीवनी ऐसे बोलिएगा। संजीव संजीवनी की जो सफरनामा था वो भूमिका तथा अन्य कहानियां था। और क्योंकि मतलब बहुत कठिन था, है ना। और वहां पर प्रेत मुक्ति भी थी, मतलब प्रेत मुक्ति भले ही बोल रहे हैं, लेकिन समझिए कि प्रेत बैठी थी, वहां प्रेत बैठा था, वहां पर प्रेत मुक्ति भी थी। और दुनिया की सबसे हसीन औरत के रूप में वहां बैठी हुई थी, रास्ते में रोकने के लिए रास्ता, ठीक है। वहां पर प्रेत मुक्ति भी थी जो दुनिया की सबसे हसीन औरत के रूप में बैठी थी। और प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियां क्या थी, वो अब बन गई थी, है ना। प्रेत मुक्ति थी जो दुनिया की सबसे हसीन औरत के रूप में बैठी थी, और वो क्या बन गई थी, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियां बन गई थी। और रास्ते में उनको ब्लैक होल भी मिला, है ना। रास्ते में जब ला रहे थे हनुमान जी संजीवनी को, संजीव, तो उनको ब्लैक होल भी मिला जिसकी खोज सभी लोग करते हैं। और ये क्या हो गया, गति का पहला सिद्धांत भी बन गया। और गुफा का आदमी भी आ गया यहाँ पे, मतलब वहां पे गुफा का आदमी भी आ गया था रास्ता रोकने के लिए, ठीक। तो इस तरह से संजीवनी भी बोलिए, संजीव भी बोलिए। आगे देखिए मिथिलेश्वर कहीं के राजा हैं, है ना। कल्पना करिए मिथिलेश्वर कहीं के राजा हैं। तो वो कहते हैं कि बाबूजी, मतलब अपनी जनता का दरबार लगाए हैं उनके राज्य में, दरबार मतलब जहाँ पे है उनका महल, वहाँ पे दरबार लगा हुआ है, सब जनता अपनी बात कह रही है। तो मिथिलेश्वर कहते हैं कि बाबूजी बंद रास्तों के बीच दूसरा महाभारत कराओ, है ना। लोग सलाहकार बैठे होते हैं राजा के बीच में, तो वो कहते हैं कि बाबूजी बंद रास्तों के बीच दूसरा महाभारत कराओ, क्योंकि ये मेघना का निर्णय है। वो कहते मेरा निर्णय नहीं, मेघना का निर्णय है। तो गांव के लोग कहते हैं कि बिगड़ा बाबू का तिरिया जन्म हुआ है। लोग कहते हैं कि भाई देखो बिगड़ा बाबू का तिरिया जन्म हुआ है। और हरिहर काका जो है ना, वो माटी की महक धरती गांव की देखते हैं। हरिहर काका माटी की महक धरती गांव की देखते हैं। सब जनता है ना राजा से कह रही है, मिथिलेश्वर से, ठीक। और एक में अनेक कौन है, एक थे प्रोफेसर बीलाल। एक में अनेक कौन है, एक थे प्रोफेसर बीलाल। तो राजा कहते हैं, मिथिलेश्वर कहते हैं कि भाई भोर होने से पहले चल खुसरो घर आपने, है ना। भोर होने से पहले चल खुसरो घर आपने, क्योंकि वहां पर जमुनी आई हुई है। जमुनी मतलब कोई स्त्री या कोई रानी या कोई बहुत बड़ी समझिए कि वीरांगना स्त्री जो लड़ाई करती है। तो भाई कहते हैं कि भोर होने से पहले चल खुसरो घर आपने, वहां पर जमुनी आई हुई है। आगे देखिए शानी। अब शानी बड़े शानी हैं, मतलब बड़े शाने हैं। शाने मतलब बड़े तेज तरार चालाक हैं। तो शानी बड़े शाने हैं। तो ये कहते हैं कि बबूल की छाव में डाली नहीं फूलती। इतने शाने इनको मालूम है। अरे भाई ये तो सबको मालूम है कि बबूल के पेड़ में, बबूल की छाव में डाली नहीं फूलती, है ना। बबूल के पेड़ में कांटे ही तो होते हैं, फूल कहाँ से लगेंगे। हालांकि होते हैं छोटे छोटे,
लेकिन तब भी तो कल्पना हम करने बड़े शाने हैं, क्या है, बबूल की छांव में डाली नहीं फूलती। अब आप कल्पना करिए कि बबूल का पेड़ है कांटेदार, देखे होंगे आप लोग। अब उसके मतलब उसके नीचे कई लोग खड़े हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसी बबूल के पेड़ के नीचे, है ना, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब एक कल्पना आप कर लीजिए, गुंडे बदमाश आए हुए हैं, ठीक। तो बड़े शाने हैं शानी, कह रहे हैं बबूल की छाया में, तो यही गए वहां पर समझौता कराने, है ना, शानी वहां पर चले गए फरियोनी कराने, समझौता कराने। तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो बबूल की छांव में डाली नहीं फूलती, उन लोगों को समझा रहे हैं। और छोटे घेरे का विद्रोह क्यों कर रहे हो, उन लोगों को समझा रहे हैं जो लड़ाई कर रहे थे कि छोटे घेरे का विद्रोह क्यों कर रहे हो, शर्त का क्या हुआ, तुम्हारे शर्त लगा था ना, शर्त का क्या हुआ। तो लोग कह रहे हैं कि ये तो बिरादरी तथा अन्य कहानियां हैं, मतलब ये बिरादरी की बात है इसलिए लड़ाई हो रही है, ये बिरादरी तथा अन्य कहानियां हैं। तो जो सड़क पर करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ये बिरादरी तथा अन्य कहानियां है जो सड़क पर करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कहानी बनी। अब देखिए राकेश बहुत तेज तर्रार व्यक्ति हैं, है ना। तो राकेश बहुत तेज तर्रार व्यक्ति हैं और बहुत एक्टिव हैं। तो ये इतने एक्टिव हैं, ये अतिरिक्त तथा अन्य कहानियां भी लिख लेते हैं, है ना। राकेश वत्स अतिरिक्त तथा अन्य कहानियां लिख लेते हैं और ये अंतिम प्रजापति को अभियुक्त करते हैं, मतलब नियुक्त करते हैं लेकिन अभियुक्त बोलिए, ठीक है। तो अंतिम प्रजापति को क्या करते हैं, अभियुक्त करते हैं। और जब शुरुआत करते हैं तो इनको और क्या मिल जाता है, एक बुद्ध और, यहाँ पे एक और रचना है उस पेज पे है, तो एक बुद्ध और इनको मिल जाता है, ठीक है, एक बुद्ध और इनको मिल जाता है, ठीक ना। जब ये शुरुआत करते हैं तो इनको एक बुद्ध और मिल जाता है, ठीक। तो इस तरह से देखिए हम लोग थोड़ा सा मतलब कहानी भी पढ़े ट्रिक के साथ, ठीक। तो आप लोग और भी इस तरह से आगे ऐसे पढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।